वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 9वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मई महीने के इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। अभी हाल की न्यूज ये है कि एक बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहे और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे, सोली सोराब जी, उनका देहांत हो गया 91 वर्ष की आयु में। जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं। ये इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी होते हैं। अच्छा चलिए, मैंने आपको एक बात बताई कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, तो बड़ा आसान सा सवाल है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में और कौन कौन होता है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एजीआई की मदद के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल का प्रावधान करता है और आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल का प्रावधान करता है, जो कि राज्यों में वही काम करते हैं जो केंद्र में अटॉर्नी जनरल करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है उसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता होनी चाहिए। जज हो जरूरी नहीं है, जज होने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब वो इंडिया का सिटीजन हो, उसने हाई कोर्ट में 5 साल एज ए जज काम किया हो, या फिर 10 साल तक वो हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट वर्क कर चुका हो, या फिर एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं, जब वो जब चाहे हटा सकते हैं। अपॉइंटमेंट सीधे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है गवर्नमेंट के एडवाइस पर, चूंकि ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। इनका काम ये है कि ये गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में एडवाइस करते हैं, अगर उनके पास कोई मुद्दा भेजा गया है तो, और कोई काम उनको दिया गया है लीगल कैरेक्टर का तो वो करते हैं। आसान भाषा में कहूं तो ये सरकार के वकील होते हैं। सरकार का जो भी केस कहीं पे लड़ना होगा तो अटॉर्नी जनरल ही जाकर देखेंगे। ये गवर्नमेंट के बिहाफ से सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में जाकर केस लड़ते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को अगर कोई एडवाइस चाहिए, आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं या उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट खुद कंसल्ट करने तो जाएंगे नहीं, वो कंसल्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ लीगल लैंग्वेज में बता देगा तो उनको समझ में भी नहीं आएगा, तो उनकी ओर से अटॉर्नी जनरल ही जाते हैं कंसल्टेशन के लिए। और कोई और भी काम अगर इनको दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो उसे कन्फर्म करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। राइट्स की बात करें, इनके पास क्या अधिकार होते हैं, तो ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पर इन्हें बोलने का अधिकार है। लोकसभा राज्यसभा दोनों, इवन ज्वाइंट सिटिंग में भी जो कमेटीज वगैरह हैं ये उसका भी हिस्सा हो सकते हैं। जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अवेलेबल होती हैं, ये इन्हें भी अवेलेबल होती हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते, इसीलिए अगर ये चाहें कोई पर्सनल या प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोई बार नहीं है, कर सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि हालांकि ये पार्लियामेंट के सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। एजीआई जो हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कभी भी कोई एडवाइस नहीं दे सकते, ये इनके ऊपर लिमिटेशन है। रिमूवल प्रेसिडेंट के प्लेजर के तहत काम करते हैं, कभी भी हटाया जा सकता है। हालांकि किस आधार पर हटाया जाएगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो कुल मिला के जब मर्जी हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी और को मन है, भाई वकील है, आपको मन करे दूसरा रखने का तो रख लो। नेक्स्ट आर्टिकल एनएचआरसी के बारे में है। जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उन्हें अभी हाल ही में एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया गया है एनएचआरसी के लिए, और उनका यह पद 25 अप्रैल से ही इफेक्ट में माना जाएगा। ध्यान दीजिए कि पहले एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन होते थे वो केवल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही हो सकते थे, लेकिन अभी 2019 में संशोधन किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसके चेयरपर्सन हो सकते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज को अब चेयरपर्सन बना दिया गया है। एनएचआरसी की बात करें तो 1993 में इसे पेरिस प्रिंसिपल्स के जो भी पहलू थे उन्हें ध्यान में रख के बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि हर देश अपने यहां ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करेगा। ये जो पेरिस प्रिंसिपल्स थे ये एक वर्कशॉप में हमारे सामने रखे गए थे जो 1991 में पेरिस में हुआ था। यह ऑर्गेनाइजेशन स्टैच्यूरी है क्योंकि इसे एक एक्ट के तहत बनाया गया है। उस एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। काम इनका क्या है? एनएचआरसी किसी भी ऐसे मुद्दे पर जहां ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ हो उसे संज्ञान में लेता है। इसके लिए कोई पिटीशन भी आ सकती है इनके पास, या ये सुओ मोटो स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं न्यूज़पेपर देख के या मीडिया आउटलेट से जानकारी लेके, अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो। ह्यूमन राइट्स के बारे में रिसर्च करवाना, अवेयरनेस कैंपेन चलाना, और जो भी एनजीओज वगैरह इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको एनकरेज करना, ये भी एनएचआरसी का ही काम है। बाकी की डिटेल्स यहां पर लिखी गई हैं। थोड़ा छोटा है बट मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। पहले जो चेयरपर्सन थे वो केवल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही हो सकते थे।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी एनएचआरसी के चेयरपर्सन बन सकते हैं। पहले देखिए, दो ऐसे मेंबर्स अपॉइंट किए जाते थे जिनको ह्यूमन राइट की अच्छी नॉलेज हो। इन दो मेंबर्स की संख्या को अब बढ़ाकर 3 कर दिया गया है और यह कहा गया है इस 3 में एक कम से कम महिला होंगी, मतलब जो एडिशनल मेंबर आएंगी वो वुमेन होंगी। पहले 4 बॉडीज के जो मेंबर्स होते थे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते थे। एक्स ऑफिशियो मेंबर बनने का क्या मतलब होता है? जो उस बॉडी का चेयरपर्सन होगा वो ऑटोमेटिकली एनएचआरसी का मेंबर बन जाएगा। जैसे कि आपकी माँ के जो भाई हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो मामा हैं। जो कोई भी आपके माँ का भाई है वो आपका मामा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वैसे ही 4 बॉडीज के जो भी चेयरपर्सन होते थे वो ऑटोमेटिकली एनएचआरसी के मेंबर बन जाते थे। वो 4 बॉडीज थी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। लेकिन ये 4 तो रहेंगे, अब 3 और बॉडीज को ऐड कर दिया गया है। जो 3 बॉडीज ऐड की गई हैं उनमें है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और चीफ कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी। ये भी अब एक्स ऑफिशियो मेंबर बनेंगे एनएचआरसी के। मतलब टोटल जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की संख्या होगी अब वो 7 हो जाएगी। पहले जो इनका कार्यकाल था वो 5 साल या फिर 70 ईयर्स की एज था, जो भी पहले पूरा हो जाए, इसे घटा दिया गया है। अब ये 3 साल और 70 ईयर्स की एज है। रीअपॉइंटमेंट पहले केवल 5 साल के लिए और हो सकता था, मेंबर्स की बात कर रहे हैं। अब ये जो 5 साल का बार था उसे खत्म कर दिया गया है, मतलब कितने भी समय के लिए रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। पहले जो सेक्रेटरी जनरल होते थे एनएचआरसी के, वो केवल वही फंक्शंस परफॉर्म कर सकते थे जो उन्हें दिया जाए, डेलीगेट किया जाए। लेकिन अब फिक्स कर दिया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल फंक्शंस होंगे वो तो सेक्रेटरी जनरल के ही होंगे, बाकी जो जुडिशियल फंक्शंस होंगे वो चेयरपर्सन के कंट्रोल में होंगे। ये सारी बातें एनएचआरसी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 311 के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में एक पुलिस ऑफिसर को उसके पद से हटा दिया गया मुंबई के पुलिस कमिश्नर के द्वारा। ऐसा करते हुए उन्होंने आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 सब क्लॉज बी का इस्तेमाल किया और बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ही उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। हालांकि इसके पहले वो 2 बार सस्पेंड भी हो चुके थे। बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी इसके लिए अलाउ करता है। तो ये है क्या पूरा मामला? आर्टिकल 311 के बारे में जानना जरूरी है। ये किसी पब्लिक सर्वेंट के या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एम्प्लॉयड है सिविल कैपेसिटी में सेंटर या स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, उसके डिसमिशन, उसके रिमूवल या उसके रैंक के रिडक्शन के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? आर्टिकल 311 में क्लॉज 1 है जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किया गया है उसके या उसके ऊपर की अथॉरिटी के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है, उससे नीचे की नहीं। पर्सन ए को अपॉइंट किया गया था अथॉरिटी एक्स के द्वारा, तो या तो अथॉरिटी एक्स या वाई या जेड ही उन्हें हटा सकते हैं। इसके पीछे बी सी डी ई ये लोग नहीं हटा सकते। ये आर्टिकल 311 क्लॉज 1 कहता है। लॉजिकल भी है ना कि जिसने अपॉइंट किया है वो या उसके ऊपर का ही हटाएगा, कोई भी थोड़ी हटा देगा। अब इसमें क्लॉज 2 है। ये कहता है किसी भी सिविल सर्वेंट को डिसमिस, रिमूव या उसकी रैंक को कम नहीं किया जाएगा बिना इंक्वायरी के। मतलब इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना। जब इंक्वायरी हो तो उसे बताया जाए कि उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं, क्या आरोप हैं, और उसे पूरा मौका दिया जाए कि वो अपना भी पक्ष रखे। ये तो बात सही है। ये उन्हें एक प्रोटेक्शन देता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का प्रोसेस क्या है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए एक इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद उस सिविल सर्वेंट को फॉर्मल चार्जशीट दी जाएगी कि आपके ऊपर क्या क्या आरोप हैं। सिविल सर्वेंट या तो खुद को रिप्रेजेंट करे या अपना लॉयर चूज करे। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के दौरान जो विटनेस है उन्हें भी बुलाया जा सकता है। इस इंक्वायरी के बाद इंक्वायरी ऑफिसर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और जो गवर्नमेंट है उसके सामने सबमिट कर देगा फर्दर एक्शन के लिए। तो ये तो तरीका है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का, बड़ा सिंपल सा और सादा सा। अब यहां पे देखिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहां पर बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के भी किसी को उसके पद से हटाया जा सकता है। वो मामला क्या है? इसमें देखिए 3 एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 में एक सब क्लॉज ए है जो कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो क्रिमिनल केसेस में चार्ज हो चुका है या कन्विक्ट हो चुका है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, डिसमिस कर दो। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी का मर्डर कर दिया और कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हो गया कि यही आरोपी है, इसी ने कत्ल किया है, तो फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की क्या जरूरत है? तब हटाओ। ये तो एक कंडीशन हो गई। अब देखिए आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी है जो ये कहता है कि जिस अथॉरिटी के पास अधिकार है किसी एम्प्लॉय को डिसमिस करने का, उसके पद से रिमूव करने का, अगर वो सेटिस्फाइड है कि किसी भी कारण से फॉर सम रीजन वो राइटिंग में ये दे दें कि रीजनेबली प्रैक्टिकल नहीं है कि ऐसे इंक्वायरी कंडक्ट किया जाए, तो उसे बिना इंक्वायरी के भी हटाया जा सकता है। अब काफी वेग है ना, फॉर सम रीजन, क्या रीजन हो सकता है? ठीक है,
इसी क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है उन्हें हटाने के लिए। यही कॉज ऑफ डिबेट बन रहा है। तीसरा यह है कि आर्टिकल 311 क्लॉज 2 का सब क्लॉज सी ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर, सेंटर में प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर, सेटिस्फाइड है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है कि उस व्यक्ति के खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट की जाए, तो बिना इंक्वायरी के भी हटा सकते हैं। यह जो डिसमिशल हुआ है वो आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के तहत किया गया है। अगर किसी को डिसमिस कर दिया गया तो क्या उसके पास कोई विकल्प नहीं है? वो इस डिसमिशल को कहीं चैलेंज नहीं कर सकता? बिल्कुल चैलेंज कर सकता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जा सकता है। सेंटर में है तो कैट में और स्टेट में है तो सेट में। इसके अलावा वो कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है। अगला पॉइंट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना 12th एनुअल डे मनाया। सवाल ये, क्या सीसीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 2003 में स्टैब्लिश की गई थी। कितने चेयरपर्सन होते हैं इसमें, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन इसको अपॉइंट करता है? तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 1 चेयरपर्सन होता है और इसको अपॉइंट ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्या करती है? इनका मेन काम है कि भाई जो एंटी कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं, मोनोपोलाइज ना करने दे वो किसी भी सेक्टर को, किसी भी एक कंपनी को, पूरा इलाका, ये इनका मेन काम है। तो ये देखते हैं कि कोई कंपनीज आपस में ऐसे मर्ज ना करे, इस तरह ना मिले या इस तरह ना आपस में एग्रीमेंट करे कि बाकी पूरे सेक्टर की और कंपनियों के नुकसान में हो, या कोई वो अपने हित के लिए पूरे सेक्टर को ना डामाडोल कर दे। तो इनका काम यहाँ होता है। और आपने अक्सर सीसीआई को देखा होगा, जो भी टेलीकॉम पॉलिसीज़ हुई थी, टेलीकॉम रेट्स घटते बढ़ते रहते थे, जो विवाद इन कंपनीज़ के बीच में होता था, वहाँ पर बहुत से न्यूज़ में रहे थे, कई चीज़ें इन्होंने रिकमेंड करी। तो सीसीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका फाउंडेशन डे हाथ में मना गया था। ये आर्टिकल इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के बारे में है। हाल फिलहाल में आपने खूब सारी न्यूज़ पढ़ी होगी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब बंद होने वाले हैं। कुछ लोगों को तो बहुत चिंता हो गई कि अब वो टाइम पास कैसे करेंगे। खैर, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो टाइम पास करें। न्यूज़ ये है कि फेसबुक ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि आपके जो रूल्स हैं इनको फॉलो करेंगे। दैट्स वाई आप अभी भी फेसबुक यूज़ कर पा रहे हैं। इन रूल्स के बारे में अगर आप जानकारी इकट्ठा करना चाहें तो इसमें प्रावधान किया गया है एक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम का। मतलब अगर आपको इन प्लेटफॉर्म से कोई समस्या है तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी है ये, लाइक हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, और डिजिटल पोर्टल्स के लिए भी है। तो अब जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास रख सकते हैं अगर इन प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज हो रहा है तो। इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जो इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपॉइंट करना होगा, जो इस बात को इंश्योर करेंगे कि रूल्स के जो भी प्रावधान हैं वो एंटिटी उससे कंप्लाई कर रही है कि नहीं। वो एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी रखेंगे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ 24/7 कॉन्टैक्ट में रहेगा। जब भी वो उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें कर सकते हैं। जो ग्रीवांस ऑफिसर होंगे उनका नाम ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही सजेस्ट करेंगे। जब भी कोई ग्रीवांस या समस्या उनके सामने रखी जाएगी तो वो 24 घंटे के भीतर उसे रजिस्टर करेंगे और जिम्मेदारी होगी कि 15 दिनों के भीतर वो उसका समाधान निकालें। रिमूवल ऑफ कंटेंट। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम कई बार ऐसा कंटेंट देखते हैं जो कुछ यूजर्स की डिग्निटी के खिलाफ होता है, पार्टिकुलरली वुमेन, जैसे कि एक्सपोज्ड प्राइवेट पार्ट्स, न्यूडिटी, सेक्सुअल एक्ट या फिर इम्पर्सोनेशन, मतलब एक व्यक्ति के शरीर पर दूसरे का चेहरा, लाइक दैट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास अगर ऐसी कोई कंप्लेंट जाती है तो उन्हें 24 आवर्स के भीतर उस कंटेंट को हटाना होगा। उन्हें एक मंथली रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी कि उनके पास कितनी समस्याएं गई, उन्होंने कितने का रिडक्शन कर दिया है। एक और मैकेनिज्म है जिसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थोड़े हिचकिचा भी रहे थे, दैट इज 3 लेवल्स ऑफ रेगुलेशन। पहला जो रेगुलेशन होगा वो तो सेल्फ रेगुलेशन होगा, वो उन एंटिटीज को खुद ही करना होगा। वो अब इसके लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे जिसमें एक रिटायर्ड जज होंगे या फिर कोई एमिनेंट पर्सन होंगे। ठीक है, तो एक तो वो सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, दूसरा वो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे, और तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वो अपने कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के माध्यम से एक ग्रीवांस कमेटी का गठन करेंगे, वो भी इनके ऊपर निगरानी करेगी। तो 3 लेवल ऑफ मैकेनिज्म यहां पे ऑप्ट किया गया है, जिसको लेकर ये प्लेटफॉर्म्स थोड़े नर्वस भी दिखे हैं। सोशल मीडिया कंपनीज जिनके पास 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, उन सभी लोगों को सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में काउंट किया जाएगा और उन्हें इन सभी रूल्स के साथ कंप्लाई करना होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के सामने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक परमानेंट कमीशन का गठन किया जाना चाहिए जो इजराइल, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में जो भी ह्यूमन राइट के वायलेशंस हो रहे हैं उनको रिपोर्ट करे। अभी हमने देखा कि
हमास और इजराइल दोनों आमने सामने थे और कई सारे देश इसी मुद्दे के ऊपर बट गए थे। इसी कॉन्टेक्स्ट को आधार बनाकर यह प्रस्ताव रखा गया है। बात करते हैं यूएनएचआरसी के बारे में। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, काम है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। बनाया कब गया था? 2006 में। किसने बनाया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। इसके पहले यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट हुआ करता था। तो जब ये बॉडी बन गई यूएनएचआरसी, तो ये वाली खत्म हो गई। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, इसे खत्म कर दिया गया यूएनएचआरसी के द्वारा। इसमें एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, OHCHR। ये ह्यूमन राइट काउंसिल के सेक्रेटरीट के तौर पे वर्क करते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर्ड है। कंपोजिशन की बात करें तो यूएनएचआरसी में 47 मेंबर्स होते हैं। इन्हें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मेंबर्स में से ही चुना जाता है। इनका टर्म 3 साल का होता है। कोई भी कंट्री 2 बार से ज्यादा या दो टर्म से ज्यादा लगातार इसकी मेंबर नहीं हो सकती। यह भी ध्यान दिया जाता है कि सभी ज्योग्राफिकल रीजन इसमें रिप्रेजेंट हो जाएं। फंक्शंस की बात यह है कि ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस पास करते हैं। 193 जो देश हैं वहां पर ह्यूमन राइट की क्या सिचुएशन है उसका एक पीरियोडिक रिव्यू करते हैं, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, यानी कि UPR। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।